तो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल यहाँ पे मॉडल पेपर यहाँ पे पब्लिश कर चुका है, जिनमें यहाँ पे इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग जैसा कि आपको पता है कि कल जो है ना हम लोग विज्ञान यानी कि साइंस का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखे थे। तो उसी प्रकार आज के इस वीडियो में भी हम लोग इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यानी कि सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी विद्यार्थी पहला पार्ट को नहीं देखे हैं, जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है जो वेबसाइट के द्वारा हम आपको पढ़ाए थे, तो वो मॉडल पेपर को आप मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है यानी कि इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट है। और पार्ट 1 में क्या है कि जो ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च हुआ था ना, तो पहला पार्ट में दिया गया था इंटरनेट वाला मॉडल पेपर। ठीक है, तो यार 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर होता है ना, आपके एग्जाम में 60 से 70% जो क्वेश्चन आती है यही मॉडल पेपर से आते हैं। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और याद करते हुए जाना है। ठीक है, और 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर। और जो भी विद्यार्थी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे कल देख चुके थे हम लोग विज्ञान का मॉडल सेट 2, तो ये आपका सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट 2 लेके आ चुके हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ किन्हीं 40% का ही उत्तर देना है, OMR शीट में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, हम आपको काफ़ी और पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, हम आपको बता चुके बीमारू राज्य कौन कौन है। बिहार है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे बीमारू राजस्थान है, उड़ीसा है। ठीक है, ये सब क्या है बीमारू राज्य। लेकिन ये कर्नाटक जो है दोस्तों बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये चावल की फसल क्या है? खरीफ फसल। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून बना था ना, कब बना था? 1948 ईस्वी में बनाया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो पाटलिपुत्र है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध की राजधानी बनी थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना, इंग्लैंड से हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है और यहाँ पे आपको जो है ना सारा प्रश्न याद है। ठीक है, और जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, या फिर इसका पीडीएफ हम जो है ना आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से भी आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ तो 7 नंबर प्रश्न तो देख लिए, उसके बाद यहाँ पे 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ चलते। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराएगी।
चलिए देखते हैं यहाँ पे, इसको स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन किया था ना, किसने किया था वही आपको बताना है। तो किसने किया था, बिस्मार्क जी ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है कि आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत में पहला छापाखाना जो लगाया गया था ना, कहाँ पे लगाया गया था, गोवा में लगाया गया था। इससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया स्टॉकहोम में, यानी कि स्टॉकहोम में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम जो है ना, यहाँ पे सॉरी ये प्रश्न जो है ना आप काफ़ी और पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस प्रांत यानी कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में जो ना दोस्तों सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो ना दोस्तों 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो फ्रेंड वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है ना, 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां पोजीशन में है भारत। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल है। आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो फ्रेंड ये जो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है ना दोस्तों, क्या है, चूना पत्थर है। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है ना, 15 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो उपभोक्ता उद्योग होगा ना, चीनी उद्योग हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं है, कौन सा राज्य में। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताने देखिएगा प्रश्न ये कराए कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था, तो ये फ्रांसीसी नागरिकों को जो है ना कोलोन कहा जाता था। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानचित्र पर समूची रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो फ्रेंड ये साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे ना कौन थे, वो ये आपको बताना है। ठीक है, तो सर जॉन साइमन थे। इसे आपको याद होना चाहिए। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। यहाँ पे सी ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि बताना है कि भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का जो ना सिलिकन नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु नगर को क्या कहा जाता है, भारत का सिलिकन नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड 23वां प्रश्न ये कराए कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 2006 के बिहार राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत स्थापना की आबादी की जो शर्त थी ना दोस्तों कितना थी, तो 7000 थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड दम घोटू गैस किसे कहा जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है।
यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि साख का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड साख का जो सही और सटीक अर्थ होता है ना क्या होता है, विश्वास करना होता है और ऋण लौटाने की क्षमता होती है, यानी कि ये दोनों होता है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गाँव की महिलाओं ने भाग लिया। काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड है नेल्लोर में, यानी कि नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गाँव की महिलाओं ने भाग लिया था, तो करीब 5000 गाँव के लोगों ने भाग लिया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल प्रश्न है, हम काफी और पढ़ा चुके, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि साग पत्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो साग पत्र होते हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं। सॉरी यहाँ पे साग पत्र है। ठीक है, तो साग पत्र के प्रकार हो जाएंगे 8, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा ना। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है ये जो दल बदल विरोधी कानून जो पारित हुआ था ना, कब हुआ था वही आपको बताना है। तो 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है ये जो संपूर्ण क्रांति का जो उद्देश्य था ना क्या था, लोकतंत्र की स्थापना करना था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देखिएगा बिहार के जो आर्थिक पिछड़ेपन का जो मुख्य और मेन कारण था ना क्या क्या था, तो देखिएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि था और कृषि पर अत्यधिक आभार था और इनके साथ साथ बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप था, यानी कि ये सभी था। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो फ्रेंड बिहार में जीवन यापन का जो मुख्य साधन क्या है दोस्तों, कृषि, व्यापार या फिर उद्योग या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो कृषि है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है दोस्तों, कृषि है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो मानव विकास सूचक है ना, इसके कितने सूचक है, मतलब सूचकांक के कितने सूचक है मानव विकास सूचकांक के, तो देखिएगा दोस्तों 3 सूचक है। इससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, यानी कि फाइनेंशियल बैंक। यहाँ पे आपको पहचाना है भारत का जो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है ना दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराएगी आपको बताना है कि एक अर्थव्यवस्था, यहाँ पे देखिएगा एक व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे सेवा क्षेत्र हम लोग किस क्षेत्र को कहेंगे, तो तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों कृषि क्षेत्र जो होते हैं ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इससे आपको याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा नोकिया या फिर डाबर या फिर सैमसंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो डाबर है ना ये भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। यानी कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन जो है दोस्तों कब, मतलब कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर इंग्लैंड से या फिर जर्मनी से। ठीक है, तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है, ठीक है, यानी कि किसको है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड किसको है, तो राज्य आयोग को है और राष्ट्रीय आयोग, यानी कि राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों के है, यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बिहार किस भूकंप जोन में आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो बिहार है ना, ये कौन सा भूकंप जोन में आते हैं, तो भूकंप जोन 3 में आते हैं, यानी कि जोन 3 में आते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है, का प्रयोग किस लिए होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो संचार के लिए किया जाता है और मौसम विज्ञान के लिए किया जाता है और संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, यानी कि ये सभी के लिए किया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, सैडोन में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है ना किससे संबंधित है, तो जल से संबंधित है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो गिरमिटिया मजदूर है ना अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, काफी इंपोर्टेंट है। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे जो राज्य है ना महाराष्ट्र है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न तो यहाँ पे ही था, पहला इसी में था, इसी मॉडल सेट में था कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो फ्रेंड ये चावल की फसल कौन है, खरीफ फसल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड तमिलनाडु में जो है ना कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है वही आपको बताना है। तो नीलगिरी ये जो है ना दोस्तों पहाड़ी पठार होते हैं, इसी में चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा, क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम है ना दोस्तों क्या है, अलगाववाद है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में 1977 में के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है भारत में 1977 में जो हुए आम चुनाव हुआ था ना, किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, यानी कि यहाँ पे 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है ना दोस्तों हम काफी बार आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्टी पेशे से क्या था, यानी कि गैरीवाल्टी का पेशा क्या था दोस्तों, नाविक था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न एक रहा है कि मेजिनी का संबंध है किस संगठन से था, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये मेजिनी का जो संबंध था ना किस संगठन से था, तो कार्बोनेरी संगठन से था। कौन सा संगठन से था, कार्बोनेरी संगठन। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि हंगरी की भाषा क्या थी, तो फ्रेंड है ये हंगरी की भाषा क्या थी, मैगियार थी, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था दोस्तों, तो गैरीवाल्टी ने किया था, इससे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे ना, ये सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग 100% सही और सटीक बताएंगे, ठीक है। आपका जो मॉडल सेट है मार्केट में अगर आया हुआ है तो अगर आप खरीद लिए, अगर आपके पास ये अवेलेबल है, तो काफ़ी सारे आंसर जो है ना आपका बुक में गलत रहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना तो आंसर को पूरा सही करके बताते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो क्लास को यहाँ पे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, काफी
इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए कि लाल सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? ट्रॉट्स्की ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है ना, काम्बोडिया में स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो रंपा विद्रोह हुआ था ना, कब हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराए कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? काफी इंपोर्टेंट है। ये महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत की थी ना 1 अगस्त 1920 ईस्वी में की थी। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कोयला का भंडारण सीमित है, यानी कि आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन एक रहा है कि आपको बताना है कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? यानी कि भारत में पर्वतीय भूमि जो है ना दोस्तों कितना प्रतिशत पाई जाती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो 30% पाई जाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया कि किस मृदा में लोह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो लेटराइट मृदा होता है ना, इसमें लोह ऑक्साइड मिला हुआ होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुर मृदा। और इसी काली मृदा में किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। और दोस्तों ये कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में कपास का उत्पादन जो है ना सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो पृथ्वी पर जो स्वच्छ पेयजल है ना कितना प्रतिशत पाई जाती है वही आपको बताना है। तो 2.5% पाई जाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? तो देखिएगा केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश राज्य में क्या है? वन का सबसे अधिक विस्तार है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि नस्ल का आधार है। तो फ्रेंड ये जो नस्ल का आधार है ना किसका है? जीव शास्त्र का है। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया? ठीक है, नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार कौन सा आर्टिकल में दिया गया? तो आर्टिकल 19 में दिया गया था, अनुच्छेद 19 में दिया गया था। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि भारत विभाजन का मूल आधार क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत विभाजन का जो मूल आधार था ना क्या था? धर्म था। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न टॉप लेवल का है। यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड ऐसे में तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, भारत है, लेकिन ये चीन जो है ना संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो फ्रेंड जो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी ना भारत में राजस्थान राज्य से हुई थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी ना 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्न को मतलब किसको जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड ये कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और दोस्तों ये सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और जो ये औद्योगिक क्षेत्र होते हैं ना इसको द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें कौन सा देश
कौन सा देश जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अपना भारत देश जो है ना इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो फ्रेंड ये जो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है ना सेबी है, इसे आपको याद होना चाहिए। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है ना, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए 2023 के एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो है एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना है। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड ये जो अपना बिहार राज्य है ना, ये पिछड़ा राज्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से कमेंट कीजिएगा अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रकार है। दोस्तों देखिएगा 4, 2 या फिर 3 या फिर 5। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो हम आपको अभी भी बताए कि ये जो सेवा क्षेत्र होते हैं ना, इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न ये करा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो फ्रेंड प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकृति के द्वारा घटित आपदा कौन हो सकते हैं, सुनामी हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा आतंकवाद हो गया, दंगा हो गया और सड़क दुर्घटना, ये तीनों मानव जनित आपदा है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि चक्रवात किस प्रकार की आपदा है। तो फ्रेंड ये जो चक्रवात है ना, यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है। तो फ्रेंड ये जो सुनामी शब्द है ना, ये जापानी शब्द है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जापान में क्या है कि सबसे ज्यादा सुनामी आती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि कौन मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे देखिएगा महामारी क्या है, मानव जनित आपदा है। इनके अलावा प्राकृतिक आपदा कौन कौन है, चक्रवात है, बाढ़ है और ये भूकंप, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन प्राकृतिक आपदा नहीं है कौन, महामारी नहीं है। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, ठीक है। तो फ्रेंड सूखे के लिए जो जिम्मेवार कारक है ना दोस्तों, वर्षा की कमी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली जो नदी है ना, दामोदर नदी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर का दूसरा पार्ट को देख चुके हैं। इसी तरह बारी बारी से जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का हम लोग जो है ना इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों ये क्लास जो है ना 6 बजे होगी डेली शाम में, तो ये क्लास में जरूर जुड़िएगा इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पे 6 बजे डेली यहाँ पे शाम में क्लास होगी और 9 बजे रात में तो क्लास होता ही होता है। और यहाँ पे 1 बजे जो आज क्लास नहीं हुआ था ना, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया था कंप्यूटर में, तो इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे डेली क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे कल डेली क्लास होगी, ऐसे में तो 9 बजे रात में आज तो क्लास होगा ही। इनके साथ साथ यहाँ पे 1 बजे रात में क्लास 1 बजे दिन में क्लास होती है। फिर यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में तो अभी क्लास नहीं स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी। उसके बाद यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है, जो भी आप क्लास कर रहे हैं। और इनके साथ साथ 9 बजे रात में क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को आप लोग जो है जरूर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इसका पीडीएफ जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे, वहाँ से जो है ना पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी यहाँ पे क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे रात 9 बजे वाला क्लास, जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होगी। आज के लिए तो इतना है दोस्तों, थैंक यू।